नाउ एक्चुअली में ऐप को अपडेट करने से कुछ नई चीजें भी उसमें आई हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो। सो जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विलियम वर्ड्सवर्थ का जो उस सेक्शन को मैं लूंगा जो इवनिंग में करने के बाद हुआ। इवनिंग में मैंने आपको बताया कि बायोग्राफिकल स्टडी आई हैड टेकन इन द इवनिंग, और बायोग्राफिकल स्टडी आपको वहीं से कवर करना पड़ेगा। या दूसरा चीज आप ये कह सकते हैं कि बायोग्राफिकल स्टडी के अलावा मैंने जो है वर्ड्सवर्थ से पहले जो रोमांटिक एज है उस रोमांटिक एज को लेकर के मैंने कई बात किया था कि रूसो का क्या कंट्रीब्यूशन है। रूसो के अलावा मैंने इस पर बात किया था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे क्या आया, असर आया। मैंने इस पर बात किया था कि आखिर विलियम गॉडविन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन मैंने इस पर भी बात किया कि प्री रोमांटिक पोएट्स। तो जब भी आप रोमांटिक एज को लेकर के बात करेंगे तो रोमांटिक एज को लेकर के बात करने का मतलब है कि यू हैव टू गो विद pre-romantic poets. You have to talk about whom? You have to talk about Rousseau. You have to talk about William Godwin. You have to go with you can say कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये चार पार्ट ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं मैं उस डेट को दोबारा जो है आपको एक एट अ ग्लांस में मैं जरूर उसको बात करना चाहूंगा। जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ पे बात कर रहे हैं तो हम सारे लोगों को पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, 1770 से 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ का अपना लाइफ, मतलब इनका आप कह सकते हैं ही वाज बोर्न इन 1770, डाइड इन 1850। कुछ डेट्स है जो हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे क्या चीज याद रहना चाहिए? उनका कब जन्म हुआ, कब वे मरे, ये अपनी जगह। मुझे लगता है कि विजिबल हो रहा है, कहीं कोई ब्राइटनेस तो नहीं है? सर वो जो रॉड बंद कर दीजिए सर, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बोर्ड पे। अच्छा ओके। ना अब ओके ठीक है? सर। ओके ओके। यस सर। So, okay, I was just telling you कि what you have to do. I was telling you कि when you go with William Wordsworth, so these are the points which you have to remember. Born in 1770, died in 1850. लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था एक पॉइंट कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट इन 1789। अब आप कहेंगे बात हो रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की और यहाँ पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखने की जरूरत क्यों हुई? इसलिए जरूरत हुई कि विलियम वर्ड्सवर्थ तब तक समझ में नहीं आएंगे, रोमांटिक तब तक समझ में नहीं आएंगे व्हेन यू until you talk about दिस रिवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में ब्रोकन आउट से 1789 इट वाज ब्रोकन आउट इन 1789। और इस क्रांति का एक स्लोगन था और वह स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। यू फाइंड कि ये जो क्रांति है इस क्रांति का एक स्लोगन रहा है और उस स्लोगन का क्या नाम है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दिस इज अनदर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि इसके अलावा रूसो का आना हुआ था, ROUSSEAU। ये मैंने कल भी लिखा था कि रूसो वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। फ्रेंच फिलोसोफर जो रूसो फ्रेंच फिलोसोफर थे। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी किताब है। दूसरी किताब उनकी है इमाइली। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइली उनकी दो किताबें हैं। यह चीज पूछा जाता है कि रूसो किस वतन से बिलोंग करते हैं? ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। ही रोट टू बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइली। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये पूछा जाता है कि उनका एक स्लोगन था और उस स्लोगन का क्या नाम था? कि रिटर्न टू नेचर। उनका एक अपना स्लोगन था, रिटर्न टू नेचर। उनका एक स्लोगन था, एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर। एजुकेशन सप्लीमेंट्स, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर। उनका एक स्लोगन था,
मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर। बट चेंड एवरीवेयर। तो जब भी आप रूसो की बात करेंगे, कोई भी हो, whether you and I, we all have to keep in our mind, we all have to ultimately just learn these important points कि रूसो was a French philosopher। उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनकी एक बुक है इमाइली। उन्होंने स्लोगन दिया रिटर्न टू नेचर। उन्होंने कहा एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर। दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज अ लर्नर यू हैव टू assimilate, you have to learn, you can't skip at all, you can't skip, therefore what you have to do, you have to go with these points। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं टू अंडरस्टैंड विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज। इन सबको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक और आदमी के बारे में मैंने जिक्र किया था, ये तो रूसो हो गए और ये आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक और मैंने जिक्र किया था, विलियम गॉडविन, अ पॉलिटिकल थिंकर, अ पॉलिटिकल थिंकर। विलियम गॉडविन ने एक किताब लिखा था और उस किताब का नाम है पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा पॉइंट बनता है कि हिज डॉटर, उनकी बेटी थी, DAUGSTR, हिज डॉटर मेरी गॉडविन eloped with PB Shelley। विथ पीबी शेली। उनकी जो डॉटर थी वो जो है किसके साथ, पीबी शेली के साथ इलोप कर गई। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि विलियम गॉडविन क्या है, पॉलिटिकल थिंकर है। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका क्या नाम है, पॉलिटिकल जस्टिस। उनकी डॉटर का क्या नाम है, मेरी गॉडविन, और वो किसके साथ इलोप कर गई, पीबी शेली के साथ। कल मैंने ये बात बताई थी, लेकिन मैं मोटी मोटी वो बात फिर से बता देना चाहता हूं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ना हो कि वहां पे बताया गया यहाँ पे नहीं। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं फिर से विद इन 5 मिनट्स में आपको बता दे रहा हूं। तो एक तो रूसो, विलियम गॉडविन और साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तीन चीज का जिक्र मैंने किया। इफ यू हैव नोटेड लेट मी नो, आई वुड लाइक टू इरेज इट एंड विल गो विद अदर पॉइंट्स। सबने नोट कर लिया है? यस सर, हो गया सर। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए सर, रहने दिए, फिर हम बाद में कर लेंगे इसी से लेके। ठीक, ओके ओके। आप मैडम पहले बताई होती तो मैं रुक जाता, लेकिन तब तक मार्कर चल गया था। सो नेक्स्ट पॉइंट जो, ठीक है, जो एक और नेक्स्ट पॉइंट है, और क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्री रोमांटिक पोएट्स, प्री रोमांटिक पोएट्स। मैंने इस पे ओरल टेस्ट कहा था कि ये ऑगस्टन एज का हिस्सा है। जो प्री रोमांटिक पोएट्स है, पहला पॉइंट की दे केम इन ऑगस्टन एज, AUGUSTAN, दे केम इन ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज की डेट कब से कब तक है, 1700 से 1745 तक। दूसरा चीज की जो प्री रोमांटिक पोएट्स है, अगर ये ऑगस्टन एज में आते हैं तो इनके साथ इनमें कौन कौन से पोएट्स आते हैं। रिमेंबर दैट कि प्री रोमांटिक पोएट्स में सबसे पहला नाम जेम्स टॉमसन, THOMSON। दूसरा नाम टॉमस ग्रे। तीसरा नाम विलियम कॉलिंस। चौथा नाम सर विलियम कॉपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ। William Cowper, you can just include that man also, but when you talk about pre-romantic poets, you can't leave these 4 poets। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है जेम्स टॉमसन पर और टॉमस ग्रे पर, इन दो लोगों पर। You can't leave,
इन सबको हम नहीं छोड़ सकते। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्री रोमांटिक पोएट्स, रिमेंबर दैट दे केम इन ऑगस्टन एज 1700 से 1745, जेम्स टॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस। अब हमें क्या करना, हमें ये याद करना कि इन्होंने किया क्या। जेम्स टॉमसन, THOMSON, the first pre-romantic poet, the first pre-romantic poet, the first pre-romantic poet, James Thomson, the first pre-romantic poet composed the season। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1726 में लिखना उन्होंने शुरू किया है, 30 में कंप्लीट हुई है। इसका मतलब कि प्री रोमांटिक एज की जो सबसे पहली रचना है, कई क्वेश्चन बनता है, प्री रोमांटिक एज के सबसे पहले पोएट कौन है? जेम्स टॉमसन है, नंबर 1। प्री रोमांटिक एज की सबसे पहली कौन सी रचना है? द सीजन। दूसरा चीज की द सीजन क्या है? कलेक्शन ऑफ द पोएम है। और ये कब है? 1726 में लिखना शुरू किए हैं, 1730 में जाके कंप्लीट हुई है। He started to compose it in 1726 and ultimately ये क्या हुआ है कि 1730 में जाकर के कंप्लीट हुआ है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद कि जब आप जेम्स टॉमसन का ये बात करते हैं कि द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट कंपोज्ड द सीजन 1726 1730, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस थिंग, तो और क्या चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? ये चीज ध्यान में रखना है कि जेम्स टॉमसन ने इसमें जो है एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर की बात की है। किसकी बात की है? एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। He depicted, DEPICTED, he depicted external beauty of nature, external beauty of nature। उन्होंने नेचर की एक्सटर्नल ब्यूटी का जिक्र किया है। He depicted external beauty of nature, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? ही कंपोज्ड इट इन ब्लैंक वर्स। ही कंपोज्ड इट इन ब्लैंक वर्स। यह एक क्रांतिकारी घटना आप मान सकते हैं। ही कंपोज्ड इट इन ब्लैंक वर्स। ये किसके बारे में है? प्री रोमांटिक पोएट्स। मतलब आप ये समझिए कि दीज पॉइंट्स आर इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कांट इग्नोर इवन अ सिंगल पॉइंट। जिन लोगों ने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू नो कि आवाज मेरी जा रही है, व्हाइट बोर्ड विजिबल है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? No, sir. No, sir. Everything is clear. सब कुछ सही है सर। ओके। So you are getting what you are getting कि जेम्स टॉमसन, the first pre-romantic poet, composed the season 1726 से 30। He depicted external beauty of nature. He composed it in blank verse। उन्होंने इसको किसमें लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। यह एक बड़ी घटना थी। दूसरी बड़ी घटना, उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि ऑगस्टन एज में ह्यूमन नेचर की बात होती थी, वहां पे इस तरह के नेचर की बात ही नहीं हुई है। वहां पे किसकी बात होती थी? ह्यूमन नेचर की, मानव स्वभाव। जैसे बिलिंडा का जिक्र है, एब्सलम एंड एचिटोफिल का जिक्र आपका जो है उस किताब में एब्सलम एंड एचिटोफिल में 4 सेकंड के कोटली मैनर का जिक्र है। बट यू फाइंड कि एक बड़ा चेंज आता है कहां पे? सोसाइटी में। और वो चेंज कौन लाते हैं? उसी एज में रह करके एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आता है जो नई धारा, नई विचारधारा के साथ चलते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि because you need what? You need critical analysis of anything। अगर आया तो क्यों आया? ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या काम किया। मोस्ट प्रोबेबली यू कम टू नो कि टीचर क्या करते हैं, मार्कर उठाते हैं, केवल इतना लिखेंगे प्री रोमांटिक पोएट्स, ये आए, उन्होंने ये किया, फिर चुप हो गए। अगर ये क्वेश्चन किया जाएगा कि why did they come, what was the need, what was their contribution, why they started to write something in a different manner, why do you find innovation in their poetry, उनकी पोइट्री में इनोवेशन क्यों है?
एंड हाउ डू यू फाइंड इनोवेशन? देन यू कम टू नो कि उनकी अपनी पोइट्री में क्या है, नेचर का जिक्र है। उसके पहले किसका जिक्र होता था? ह्यूमन नेचर का जिक्र होता था। उसके पहले की पोएम हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी, ये किस में लिखते हैं? ब्लैंक वर्ड्स में लिखते हैं। उसके पहले जो है आप क्या देखते हैं कि एक स्ट्रिक्ट नाम्स था कि उसके रूल है, रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो, यू कांट लीव दैट थिंग, दीस थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट, so you have to go with critical analysis, because if you follow the critical analysis surely and certainly it will enlighten you, you will never forget anything, आप कभी किसी चीज को भूलेंगे नहीं। these things you have to remember now। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसे इरेज कर दूं? जी सर। यस सर। कोई भी अगर ऐसा है जो ना नोट किया हो तो आई कैन स्टॉप, कारण है कि नोट करना जरूरी है, वरना लिखने का कोई फायदा नहीं। हो गया सर। Okay. Now, the next point which you have to remember, इसके अलावा जिस और नए पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है वो बहुत जरूरी है, और वो कौन सी चीज है? When I talk about की प्री रोमांटिक पोइट्री, तो इसी प्री रोमांटिक में एक दूसरा नाम है जिसका क्या नाम है? टॉमस ग्रे। THOMAS, this is THOMAS, टॉमस ग्रे। एंड रिमेंबर दैट कि टॉमस ग्रे का आपको कुछ नहीं करना, एक पोएम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ही कंपोज्ड pastoral elegy, PASTORAL, pastoral elegy named elegy written in a country churchyard, elegy written in a country churchyard। एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये कब पब्लिश होती है? 1751 में आती है। रिमेंबर दैट कि ये जो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है ये 1751 में है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पेस्टोरल एलिजी। अब सवाल ये उठता है कि पेस्टोरल एलिजी क्या है? पेस्टोरल एलिजी, ELEGY, has its setting in rural area or countryside areas in which a shepherd, SHEPHERD, a shepherd mourns on the death of other shepherd, in which a shepherd mourns other shepherd। मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने पेस्टोरल एलजी लिखा। पेस्टोरल एलजी की खासियत क्या होती है? इसकी सेटिंग रूरल एरिया में। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है, सेटिंग उसकी कहां पर है? रूरल एरिया में है। या रूरल एरिया के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं कि कंट्री साइड एरियाज में, यू फाइंड रूरल एरियाज और कंट्री साइड एरिया। फिर मैंने आपको बताया कि इन विच अ शेफर्ड, SHEPHERD, जिसमें एक शेफर्ड क्या करता है? इन विच अ शेफर्ड मॉन्स मतलब विलाप करता है ऑन द डेथ ऑफ अदर शेफर्ड। शेफर्ड वहां पे विलाप करेगा, कोई राजा नहीं विलाप करेगा, कोई रानी नहीं विलाप करेगी, कोई जो है बहुत बड़े घराने के लोग नहीं विलाप करेंगे। ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग जो रस्टिक पीपल हैं, जो रस्टिक लैंग्वेज यूज करते हैं, इन द आई ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जिससे हमें बात करना, ऐसे लोग जो है वहां पे क्या करते हैं? विलाप करते हैं। ये चीज कहां पे आया है? उसमें रहा है। और जो आपका द वर्ड pastoral came from Latin word pastor, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्ड pastoral कहां से है? लैटिन वर्ड pastor, which means shepherd, SHEPHERD, shepherd and shepherdess, SHEPHERDE, shepherd and shepherdess। जो वर्ड है pastor, यह आपका कहां से आया है? जो वर्ड shepherd है यह लैटिन वर्ड से आया है। और इसका क्या मतलब है? सॉरी, द वर्ड pastoral, जो वर्ड pastoral है यह लैटिन वर्ड pastor से आया, जिसका मतलब क्या होता है? shepherd and shepherdess। pastor
कहां से? लैटिन वर्ड पेस्टोरल से। वेन एवर यू मेक योर नोट्स, हाइलाइटर आपको जरूर रखना चाहिए। मैं भी नहीं कहता तुरंत रीडिंग करते समय हाइलाइटर आप यूज करिए, हाइलाइटर रखिए, उससे चीजें और एट अ ग्लास में हो जाएंगी। सो दिस थिंग, द वर्ड पेस्टोरल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड पेस्टर विच मीन्स शेफर्ड एंड शेफर्डेस। अब इसके अलावा किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। आफ्टर गिविंग आंसर प्लीज म्यूट। उसके बाद जो है एक और पॉइंट आता है। वह कौन सा पॉइंट आता है? जब आप ये बात करते हैं कि द वर्ड पेस्टोरल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड पेस्टर विच मीन्स शेफर्ड एंड शेफर्डेस, देन रिमेंबर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वह इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जो एलजी है, यह एलजी किस में लिखी गई है? इस एलजी के बारे में, इट इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। इट इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इट हैज क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म, QUATRAIN, क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म। इसका जो स्टैंजा फॉर्म है वो कौन सा है? क्वाट्रेन है। इट हैज क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म। तो यह किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और यह किस में है? क्वाट्रेन, QUATRAIN, क्वाट्रेन में है। So these are the points which you have to remember. ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना है कि हम इसे भूल ना पाए। So again I would like to tell you कि it is written in heroic couplet, या heroic couplet में लिखी गई है। It has quatrain stanza form। इसका जो stanza form है वह कौन सा है? क्वाट्रेन है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि इसमें एक और बात है, द पोएट शोज सिंपैथी, the poet shows sympathy with the poor villagers, with the poor villagers। जो पोएट है उसकी सहानुभूति किसके साथ है? पुअर विलेजर्स के साथ है। शोज सिंपैथी, द पोएट शोज सिंपैथी विद पुअर विलेजर्स। पोएट्स की जो सहानुभूति है वह किसके साथ है? पुअर विलेजर्स के साथ है। तो दिस यू फाइंड दीज थिंग्स कि जहां पे बिलिंडा की बात हो रही थी, ह्यूमन नेचर की बात हो रही थी, हीरोइक कपलेट में चीजें लिखी जा रही थी, कोर्टली मैनर में चीजें हो रही थी, सटायर का यूज हो रहा था, आयरनी का यूज हो रहा था, जहां पे कवि खुद दरबार की शोभा बने हुए थे। रेप ऑफ द लॉक अगर आप ले लीजिएगा, एब्सलम एंड एचिटोफेल अगर आप ले लीजिएगा, और तमाम ऐसी पोएम्स है जिसमें ह्यूमन नेचर को लेके वहां पे एक ऐसा ग्रुप पोएट्स का आता है जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की बात करता है, जो गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारे हुए उनकी बात करता है। उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके दर्द को वह तरजीह देता है, उनको इंपॉर्टेंस देता है और वह उनकी आवाज बनता है। यह ऐसी गजल नहीं थी जिसमें इश्क की बात की गई, जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराया गया कि कंट्री साइड के लोगों की क्या हालत होती है। उनकी डेथ पर कोई रोने वाला नहीं है। इवन यू ऑल हैव गॉन विद दिस एलिजी। तो इस तरह का बदलाव आता है तब विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे ग्रेट पोएट्स को आप पाते हैं। ऐसा नहीं कि विलियम वर्ड्सवर्थ अचानक आ गए बस आसमान से कूद पड़े। नो, नॉट एट ऑल। यू फाइंड विलियम वर्ड्सवर्थ बिकॉज सम अदर पीपल आल्सो कंट्रीब्यूटेड एंड यू कांट इग्नोर देम। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया रूसो, मैंने आपको बताया विलियम गॉडविन, और अब मैं जो लेके चल रहा हूं वो क्या है? प्री रोमांटिक पोएट्स। सो मैं इसे इरेज कर दूं? नहीं सर, रुकिए। Yes, sir. जी सर। ओके। शादाब, आई थिंक कि शादाब ने कहा रुकने के लिए। शादाब, जी इफ यू हैव सर। नोटेड लेट मी नो। सर हो गया। ओके।
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और आती है कि प्री रोमांटिक पोएट्स में, वो प्री रोमांटिक पोएट्स में एक और नाम है जिसका नाम है विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस, COLLINS, विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस ने जो काम किया, इन्होंने कई चीजें, लेकिन इनकी एक पोयम है, वह क्या है, ओड टू इवनिंग। ही कंपोज्ड ओड टू इवनिंग। और जो ओड टू इवनिंग है, इसमें इन्होंने क्या किया, इवनिंग हैज बीन पर्सनिफाइड एंड ही प्रेजेंट्स, इवनिंग हैज बीन पर्सनिफाइड एंड हैज बीन ट्रीटेड एज अ ब्राइड। इवनिंग को पर्सनिफाइड किया है, उसको दुल्हन की तरह से प्रेजेंट किया गया है, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हाउ नेचर लुक्स इन द इवनिंग, या हाउ अ पर्सन फील व्हेन द इवनिंग फॉल्स, व्हेन द इवनिंग टेक्स द होल वर्ल्ड इन इट्स आंचल या इन इट्स मैंटल। जब वो उसको अपने आंचल में, इवनिंग पूरी दुनिया को या शाम को अपनी आगोश में ले लेती, तो दुनिया कैसे नजर आती है, इसको लेकर के। तो इस तरह की ब्यूटी, गांव की उसकी खूबसूरती, इवनिंग में गांव कैसे नजर आता है, ओपन स्काई, ओपन फील्ड, चर्पिंग ऑफ द बर्ड, सच अ थिंग यू डोंट फाइंड एनीवेयर की जो और लोगों ने लिखा, बट यू फाइंड कि ही कंपोज्ड ओड टू इवनिंग। और उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, इवनिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड। इवनिंग को पर्सोनिफाइड किया गया है। तीसरा चीज कि इवनिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड। जो थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो चीज क्या है कि इवनिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें उन्होंने क्या है कि ही हैज प्रेजेंटेड इवनिंग एज अ ब्राइड, BRIDE। village beauty has been depicted in the evening। जो विलेज ब्यूटी है उसको डिपिक्ट किया गया। तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ही कंपोज्ड ओड टू इवनिंग, इवनिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड, ही हैज प्रेजेंटेड इवनिंग एज अ ब्राइड, विलेज ब्यूटी हैज बीन डिपिक्टेड इन द इवनिंग। दीज थिंग्स यू फाइंड कि उसमें ये सब चीजें रही है व्हेन यू गो। उसके अलावा एक और पोएट है जिनका नाम है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। पोएट भी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ही कंपोज्ड डिजर्टेड विलेज। ही कंपोज्ड डिजर्टेड, DESERTED, डिजर्टेड विलेज। Here deserted village का मतलब such a village which has been left by the people. We don't find any beauty of the village due to the materialistic life. विलेज की भी ब्यूटी खत्म होने की, इस तरह की उनका दर्द है जो उन्होंने कहा कि ही कंपोज्ड, सॉरी ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ही कंपोज, बिकॉज नेम ऑफ द पोयम, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नेम ऑफ द पोयम डबल इन्वर्टेड कामा में, चाहे ऐसे का नाम होगा डिजर्टेड विलेज। इनका एक यहाँ पे वो बात तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बता दूं कि उनका एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है जिसका नाम है शी स्टूप्स टू कांकर। बहुत फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है, जो मैं यही लिख दे रहा हूं। ही रोट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी She stoops to conquer। She stoops to conquer। उन्होंने एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखा और उस एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का क्या नाम है, She stoops to conquer। तो 2 पॉइंट ओलिवर गोल्ड स्मिथ का आपको ध्यान में रखना है। और एक जो है विलियम काउपर, एक पोएट है, COWPER। आपको इनका कुछ नहीं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है द टास्क। ही कंपोज्ड द टास्क। सो
So in this way you come to know about what? In this way you come to know about pre-romantic poets. उन्होंने क्या किया, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें। तो विलियम कॉलिंस ने क्या कंपोज किया है? ओड टू इवनिंग। उन्होंने इवनिंग को पर्सोनिफाइड किया है, इवनिंग को एज अ ब्राइड प्रेजेंट किया हुआ है, और विलेज ब्यूटी को उन्होंने डिपिक्ट किया है उसको लेकर के। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या लिखा है? डिजर्टेड विलेज उन्होंने लिखा है, और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी शी इज टू कांकर दिस थिंग। विलियम कॉपर का द टास्क। तो इतना सब होने के बाद आप उस एज में आते हैं जिसके बारे में आज आपको बात करना है, या जिसके बारे में आज आपको समझना है। If you have noted it, let me know. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। Done it, sir. और किसी? Done it. ओके। Yes, sir. उसके बाद एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप बात करते हैं तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ पर बात करने से पहले आपको उनके एज पर बात करनी पड़ेगी, उनके एज की क्या क्या खासियत थी। अब अगर आप रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं तो उस रोमांटिक एज में क्या क्या चीजें रही हैं, एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। जबकि रोमांटिक एज की जो डेट है 1798 से 1837, ये जो 1798 है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1798 में लिरिकल बैलड पब्लिश्ड, लिरिकल बैलड्स पब्लिश्ड 1798। 1837 में क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। एक चीज आपको ध्यान में रखना, जब मैं कहता हूं कि लिरिकल बैलड पब्लिश, तो इसका मतलब कि उसकी जो शुरुआत की डेट है रोमांटिक एज का, शुरुआत की डेट कौन सी मानी जाएगी? 1798। क्यों इसलिए मानी जाएगी कि रोमांटिक एज की जो एक महान रचना है, जो एक बड़ी रचना है, वो कब आती है? 1798 में आती है। और जो 1837 है वह उसके खात्मे का डेट क्यों माना जाता है? क्योंकि रोमांटिक एज के बाद जो एज आता है वह विक्टोरियन एज है, और जो विक्टोरियन एज है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1837 से मानी जाती है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना कि 1837 क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड का थ्रोन मिला, इंग्लैंड का सिंहासन मिला। इसलिए जो है हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि वो उसकी समाप्ति का डेट माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी डेट है, लेकिन वो क्यों फेमस है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक और डेट अभी मैंने आपको लिखा था कि 1789 क्यों फेमस है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट। फिर मैंने आपको ये लिखा था कि 1785 द गीता पब्लिश्ड इन इंग्लिश। द गीता जो हिंदुस्तान की बेहतरीन किताब है वो किस में पब्लिश होती है? इंग्लिश में आती है। और रिमेंबर दैट कि इसी से मिस्टिसिज्म वेस्ट में फैला। इट इज सेड दैट कि मिस्टिसिज्म स्प्रेड इन द वेस्ट when the people, when the western people came in the contact of Gita, when they found Gita, then they ultimately came to know about the mysticism. तो the Gita published in English. उसके अलावा एक और डेट है 1832, the first reform bill passed, the first reform bill passed, पहला रिफॉर्म बिल पास किया गया। ये जो पहला रिफॉर्म बिल पास किया जाता है, ये जो गरीब लोग थे उनसे संबंधित कानून बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट
में, तो उनकी कंडीशन को, टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, उनकी कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए 1832 ईस्वी में पहला रिफॉर्म बिल पास किया गया। एक और डेट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, 1850, दिस इज 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड। विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत हो जाती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के साथ ही रोमांटिक एज खत्म होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, रोमांटिक रिफॉर्मेशन बिल पास होने के बाद जो है रोमांटिक एज खत्म हो गया। तो कोई क्या कहता है इस पे नहीं, लेकिन रोमांटिक एज के बाद जो एज आता है वह कौन सा है, विक्टोरियन एज है। तो जो विक्टोरियन एज है वह किसके नाम पर पड़ा, वह क्वीन विक्टोरिया के नाम पर। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि 1837 रोमांटिक एज के खात्मे का डेट है और 1798 उसकी शुरुआत का डेट है। तो ये चीज अब आप कंफ्यूज ना होइएगा। whatever you find anywhere doesn't matter, you have to go with what 1798 and 1837। आपको जो ध्यान में रखना, ये डेट ध्यान में रखनी है कि 1798 में लिरिकल बैलाड, 1837 में क्वीन विक्टोरिया का जिक्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, द गीता पब्लिश्ड इन इंग्लिश 1785, 1832 में पहला रिफॉर्म बिल, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड। इतना चीजें। अब सवाल ये उठता है कि और क्या क्या चीजें हुआ था इस एज में जो हमें जानना चाहिए। इस एज में जब अगर आप जानना चाहते तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या। Sir, one question is here. Sir, Yeah. the publication of Gita, sir, it is the beginning of the romantic age. Yeah, I some find- people say. Some people say. No? Okay. Only people say, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आपको किसके साथ जाना है, 1798 के साथ जाना है। पीपल से कि या कि द गीता जब पब्लिश हुआ तब वहां से, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव टू गो विद 1798 के साथ। क्लियर हुआ मैडम? हेलो? Okay, sir. Okay. Yeah, now you find what? Now you find कि main characteristic, characteristic, main characteristics of romantic age, उसकी जगह आपको यूज करना चाहिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। If you go with the points CHA, BASIC, basic character, CHARACTERISTIC, basic characteristics of romantic age। रोमांटिक एज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? तो सबसे पहला चीज कि इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, इमेजिनेशन और ब्यूटी का बहुत ज्यादा यूज किया गया। दूसरा पॉइंट क्या था? एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, पैंथिज्म। पैंथिज्म क्या है? गॉड इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज गॉड। ईश्वर कण कण में विराजमान है। तीसरा पॉइंट, मिस्टिसिज्म, टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, टू बिलीव इन अनबिलीवेबल, BELIEVABL, टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, to believe in unbelievable things, mysticism। So you find what? Excessive use of imagination and beauty, pantheism, God is object, object is God, mysticism, to believe in unbelievable things। You find these things। मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं डेट। यस सर। जी सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है,
उस नेक्स्ट पॉइंट में जो फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज। फिफ्थ पॉइंट, सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी, मतलब अपनी इमोशंस को पोएट ने फुल करके रखा। सिक्स पॉइंट, नेचर, कैपिटल वाला, ह्यूमन नेचर नहीं, नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हुई। सेवेंथ पॉइंट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट। एट्थ पॉइंट, कंट्री साइड सेटिंग, ग्रामीण अंचल में पोयम का सेटिंग देखने को मिलता है, शहरी जिंदगी से, कोटली लाइफ से दूर हट करके बात होती है। नाइन्थ पॉइंट, मेडिवल सेटिंग, MEDIEVAL, मेडिवल सेटिंग का मतलब जो मध्यकाल के जो कैरेक्टर्स थे उस तरह का कल्चर दिखाया गया। खासकर ला बेली डेम्स सांसवर्सी अगर आपको याद होगा, उसमें जो है फेरी का, नाइट का जिक्र किया गया है और तमाम चीजें ऐसे आप पाएंगे। तो मेडिवल सेटिंग। दसवां, एलिजाबेथन लिटरेरी एट्रीब्यूट्स वर इमिटेटेड। जो एलिजाबेथन एज में जो लिटरेचर था, जो लिखने की स्टाइल थी, उसको इमिटेट किया गया। ग्यारहवां, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। 12वां, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री किसका? एसटी कॉलेज ने दिया हुआ था, एसटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट था सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। उसके बाद Yes, sir. यू फाइंड रिवोल्यूशनरी थॉट। रिवोल्यूशनरी थॉट किसमें? पीबी शेली में, वो टू द वेस्ट विंड। डिसरिगार्ड आउटडेटेड थिंग्स, जो चीज प्रचलन से बाहर हो गई हो उसको डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड सोशल नॉर्म्स, सामाजिक जो नियम है उसको बहुत ज्यादा ना फॉलो करना। रिवोल्ट अगेंस्ट नियोक्लासिकल पोइट्री, नियोक्लासिकल पोइट्री। पोइट्री, रिवोल्ट अगेंस्ट नियोक्लासिकल पोइट्री। Sir, in what respect they revolted against neoclassical poetry? वहां पे ह्यूमन नेचर था, यहाँ पे नेचर की बात है, वहां पे हीरोइक कपलेट था, यहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स की बात है, वहां पे स्ट्रिक्ट नाम्स था, यहाँ पे किसी भी नाम्स को फॉलो नहीं किया जाता, पोएट्स को पूरा फ्रीडम दिया जाता है। इस तरह से यू कैन से दैट इट वाज अ रिवोल्ट और रिएक्शन। और इसके अलावा यू फाइंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है कि रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, नेचर was worshipped and adorned, ADORN. Nature was seen, NATUR, nature was seen as the fountainhead, of peace, calm, beauty and tranquility. Healing touch
इन द लाइफ ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। नेचर एज गाइड, गार्जियन एंड केयर टेकर। अगर नीचे आपको दिखाई पड़ा तब मैं लिखूं, ना दिखाई पड़ा तो मैं ऊपर का यूज करूं। एक ही पॉइंट लिखना है सर 2 मिनट रुक जाइए सर। नहीं, यहाँ नीचे नीचे एक लाइन और लिखना, लिखा जा सकता है। ये दिखाई पड़ रहा? हाँ हाँ सर लिख दीजिए सर, दिख रहा है। हाँ लिख दीजिए ठीक है, सर। ओके। उसके बाद नेचर एज गाइड, गार्जियन एंड केयर टेकर। 20 नेचर एज सीयर और प्रॉफिट। नेचर एज सीयर, SEER, सीयर और प्रॉफिट। नेचर एज सीयर और प्रॉफिट। These things you find. Please mute, please mute. सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। जी सर। Yes, sir. या ओके, आई विल टेक ओनली 5 मिनट। अब आपको मैं ज्यादा नहीं प्लीज परेशान सर वेट। करूंगा। आई विल टेक। प्लीज सर वेट। जी मैडम, आप कुछ कह रही थी क्या? सर कंचन कोई मैडम? बात नहीं सर, बाद में। जी सर बाद में कंप्लीट कर लेंगे सर। ओके, आई डिडंट सर गेट योर रिस्पांस। जब डस्टर चल गया तब आपका रिस्पांस आया, जो है वो भी क्लियर नहीं हुआ कि प्लीज वेट। आपने समथिंग का देना, आई केम टू नो यू आर सेइंग आई हैव टू स्टॉप। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड रहेगा सारा चीज जो है, वो आप उसको कर लीजिएगा। या नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि जो रोमांटिक एज है, ये तो आपने जान लिया। रोमांटिक एज में नेचर है, मैन, नेचर और सोसाइटी का रिलेशनशिप है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, इंटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर, तमाम चीजें। अब सवाल ये होता है कि रोमांटिक एज में क्या क्या वर्क हुआ है। तो अगर आप पोएट्स की, रोमांटिक पोएट्स, if you find old generation of poets, old generation of poets में S.T. Coleridge, William Wordsworth, and Robert Southey. Southey. Young generation. Young generation of poets. Young generation of poets में P.B. Shelley,
कीट्स एंड बायरन उसके बाद प्रोज राइटर्स में चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी, QUINCEY, थॉमस डी क्विंसी, एस टी कॉलरिज। प्रोज राइटर्स, नॉवेलिस्ट, जेन ऑस्टिन एक बड़ी नॉवेलिस्ट है। ड्रामेटिस्ट में वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स, द बॉर्डर्स आया हुआ था जो पता होना चाहिए हम सबको। शेलीज, SHELLEYS, शेलीज, प्रोमिथस अनबाउंड। ये हर आदमी को रोमांटिक एज के बारे में इतना चीजें पता होना चाहिए। एक और पॉइंट अभी बस लिखना है, क्रिटिसिज्म, कि कोई भी जब आप एज पढ़ेंगे उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस एज के नॉवलिस्ट, उस एज के नाम कम से कम पता होगा, उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है, उनकी कुछ वर्क, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अब मैं फिर से बता दूं, अगर मैंने आपको इतना लिख दिया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबको मैं डिटेल में करूंगा। जैसे इसमें से कुछ राइटर जो है डिटेल में आपके यहाँ पीजीटी वाले हैं, पीबी शेली है, कीट्स है, एस टी कॉलेज को भी थोड़ा बहुत बता दिया जा सकता है। चार्ल्स लैम्ब मैंने आपको बताया था एज अ प्रोज राइटर में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो थोड़ा सा आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा। जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवलिस्ट है, कौन कौन सी उनकी नावल है ये पता होना चाहिए। कुछ आपने पढ़ा होगा, प्राइड एंड प्रिजुडिस है, एमा है, नॉर्थएंजन अबे है, मैन्सफील्ड पार्क है, ये जेन ऑस्टिन से रिलेटेड रहा है। चार्ल्स लैम्ब जो है एक अच्छे नॉवलिस्ट है, कैसे नॉवलिस्ट, नॉट नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, और वो कैसे इनफॉर्मल एसेइस्ट है, उनका एसेज ऑफ इलिया रहा है। टॉमस डी क्विंसी ऐसे थे जिन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पार्ट। इस पर मैं एक थोड़ा सा बात करूंगा, बट नॉट टुडे, आज आपको इतना समराइज करना है। इफ यू हैव डन इट लेट मी नो। यस सर। सबका हो गया कंचन मैडम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस नाउ सर अभी नहीं, आज इस क्लास रुक का जाइए थोड़ा। ओ कौन सा पोर्शन? अब तो हो गया मैडम, जब इरेज हो गया तब आवाज आती है। अब मुझे पता है कि जो मैंने इरेज किया वही आपका छूटा हुआ होगा, इसलिए वेट करने से क्या फायदा होता। नाउ क्रिटिक्स में सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कब आया है? 1800 में आया। इसमें उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? पोएटिक डिक्शन। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन। DICTI हो जाता, पोएटिक डिक्शन। डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स।
उन्होंने किसकी बात की? रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल। उन्होंने कहा पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइट्री इज द इमेज ऑफ, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। इसके अलावा कौन आते हैं? दूसरे क्रिटिक हैं कॉलरिज। कॉलरिज की एक किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये किताब 1817 में आती है। इस किताब में उन्होंने किसके बारे में बताया है? फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने बात की है। फैंसी और किसके बारे में? इमेजिनेशन। उन्होंने जो वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा फैंसी मींस फिक्सिटीज, FIXITIES, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। इमेजिनेशन के बारे में वो कहते हैं कि इट डिसॉल्व्स, DISSOLVES, इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, DISSIPATES। उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन दो तरह से होता है। प्राइमरी इमेजिनेशन related to poet, primary imagination related to common man, secondary poet। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रहे थे? सर ये वाला फिर से रिपीट कर दिए। सर फैंसी एंड इमेजिनेशन क्लियर नजर पहले आप मुझे बताइए, सब क्लियर नजर आ रहा है ना? जी सर। व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है। अच्छा देखिए, मैंने बताया कि कॉलरिज दूसरे क्रिटिक है जिन्होंने किताब लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस किताब में उन्होंने एक बात उन्होंने फैंसी को लेकर के की है और दूसरी बात उन्होंने किसको लेकर के की है? इमेजिनेशन को लेकर। आपको दिखाई पड़ रहा है? सर फिक्सिटीज एंड व्हाट यू सेड सर? या ओके। हाँ, उन्होंने कहा कि फैंसी मींस फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, DEFINITIES, डेफिनिटीज। फैंसी में हर चीज जो ऑब्जेक्ट होता है वह फिक्स होता है और डेफिनिट होता है, उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसकी प्री स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाता है, एकदम से उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है और फिर डिसिपेट्स किया जाता है, उसको एक नए स्ट्रक्चर में ढाला जाता है। तो इमेजिनेशन डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। इमेजिनेशन दो तरह से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन किससे रिलेटेड है? कॉमन मैन से रिलेटेड है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन किससे रिलेटेड है? पोएट से रिलेटेड है। सो आज एक बड़ा टास्क हुआ है रोमांटिक एज का, फीचर, प्री रोमांटिक, सो मेनी क्वेश्चंस यहाँ पर है। बस ये है कि आप कितना पैशनेटली उसको लर्न कर सकते हैं, कितना ज्यादा जो उसको करते हैं। So just give me only 1 minute। सर थोड़ा साइड हो जाएगी। बस भाई, बिल्कुल allow students to chat और क्लास रिकॉर्डिंग।